A very good afternoon to everyone. Good afternoon. Good afternoon to everyone. Good afternoon, Anjali beta. गुड आफ्टरनून. होमवर्क डन. क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार. जैसा कि आप सबको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं. 14th ऑफ फेब को आपका है पेपर, राइट. और 14th ऑफ फेब का, जी हाँ, जो आपका सिलेबस है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट, राइट. साथ ही साथ आपका पिछला पोर्शन होगा जिसके बारे में आप अपने नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं. तो आज से आपको एक पिछले जो पेपर है या जो पिछले आपके टॉपिक हो चुके हैं उनका भी एक एक टॉपिक अब रिवीजन करना स्टार्ट करना है. मतलब जो चल रहा है वो तो आपको करना ही करना है ढंग से, लेकिन साथ ही साथ जो पिछला आपका टॉपिक है उसे भी करते चलना है, राइट. तो नेक्स्ट क्लास के होमवर्क के लिए सबसे पहला होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर. अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहे हैं तो आपको ये पेज में लिख लिख कर याद करने हैं. दूसरा होमवर्क कंपलसरी नहीं है, उन बच्चों के लिए जिनको नहीं याद हो रहा उनको करना है, इनको याद कोई दिक्कत नहीं है. इलस्ट्रेशन अप टू 12, बिगनर बॉक्स 1, एक्सरसाइज 1 अप टू 31, ये सारा आपका होमवर्क रहेगा सॉल्यूशन से, जो आज हो जाना चाहिए. और पिछला आप रिवीजन करने स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सा कैसे करना है. एक एक चैप्टर कोई भी आप उठा के करो. पेपर के पहले जो जो चैप्टर आ रहा है वो सारे चैप्टर रिवाइज जरूर हो जाने चाहिए, राइट. तो रिवाइज ओल्ड ओल्ड इनऑर्गेनिक चैप्टर एनीवन, कोई भी एक उठा के आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का. और चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास. तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे H2O2 सॉल्यूशन के बारे में. अर्पिता बेटा इसका मुझे आइडिया नहीं है, वो देख लेना. शकील बेटा वो क्या क्या है आपका सिलेबस में वो देख लेना वहां पे. राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. आप सबका ध्यान चाहिए, कुछ नया सीखने वाले हैं. उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लास्ट क्लास में कर लेते नहीं हुए थे उसे आज कर लेते हैं. कैलकुलेट W by V परसेंटेज ऑफ n वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन. मुझे उम्मीद है आप सबको H2O2 के फॉर्मूले याद होंगे. फटाफट मुझे आंसर बताएंगे. क्या बात है, बच्चों ने सवाल पढ़ते से आंसर दे दिए, राइट. तो सवाल हमसे पूछा W by V, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, परसेंट W by V इक्वल टू S by 10. परसेंट W by V इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाई 10. और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको याद है ही सही. फॉर्मूला लगाया तो x अपॉन 5.6 इंटू 17 विच इज नथिंग बट स्ट्रेंथ अपॉन 10, तो आ गया 3.03%. क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है क्या? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर. कैलकुलेट मोलर नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ इन 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन. मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ इन 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन. सिंपली फॉर्मूला पुटिंग है. मोलैरिटी का फॉर्मूला x अपॉन 11.2, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला x अपॉन 5.6 और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था x अपॉन 5.6 इंटू 17. वैल्यू पुट करके फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है. फटाफट सॉल्व करेंगे. आकांक्षा भी आते हैं उसमें. सवाल भले आपको लगे कि मुझसे बन जाएगा, जब तक आप सॉल्व करके फाइनल आंसर नहीं निकाले तब तक नहीं कहेंगे हमसे बन जाएगा. मेरी बात याद रखना. देखने से भले आपको लगे हमसे बन जाएगा, लेकिन जब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर ले, उसका फाइनल आंसर नहीं निकाल लें, तब तक आप नहीं कहेंगे हमसे बन जाएगा. और मुझे उम्मीद है जब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये सारा होमवर्क उसी सॉल्यूशन कॉपी में हो रहा होगा. आप सबने कॉपी बनाई थी सॉल्यूशन की, इसमें मॉड्यूल के सारे सॉल्यूशन आप लिखते थे. ये सारा सॉल्यूशन आप वहीं लिख रहे होंगे. हमारा एक टारगेट था तब से और वही रहेगा अंत तक, एक एक सवाल पे टिक लगाना है. इसी इंटेंशन से पढ़ते जाइए. ऑलराइट, तो मोलैरिटी है 1.78 मोलर, नॉर्मेलिटी है 3.56 नॉर्मल और स्ट्रेंथ है 60.71 ग्राम पर लीटर. सिंपल वैल्यू पुटिंग का सवाल है यार, वैल्यू पुटिंग का सवाल है. हाँ, बस बच्चों को फील आना चाहिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था. अगला और आखिरी सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है. फाइंड आउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, यानी कि x निकालना है. स्ट्रेंथ दे रखा है तो स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले सीधे कर लो यार. S इज इक्वल टू x अपॉन 5.6 इंटू 17, राइट. x की वैल्यू निकालनी है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा. तो यहां से जो x आता है दैट इज 1.12. सॉल्व करूं क्या इसमें, समझाऊं क्या किसी को यार? ये तो हद आसान सवाल है. हाँ,
क्या किसी बच्चे को मुझे समझाने की आवश्यकता है इस सवाल के लिए? बहुत अच्छे यार, ये हुई ना बात। अरे वाह वाह, शानदार। अगला सवाल है आप सबके सामने स्क्रीन पर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20 ml ऑफ 10V H2O2 सॉल्यूशन। सच बताऊं, ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है और इसे भी हम लोग अपने टेस्ट में कई बार देते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20 ml ऑफ 10V H2O2 सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, शानदार। मैत्रेयी, गौरव, प्रतिभा का कैलकुलेशन है। श्रुति, राहुल, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। चलिए सवाल को समझते हैं। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते 20 ml का करना क्या है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, लिसन केयरफुली। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते 20 ml का करना क्या है, वो सवाल को समझ नहीं पाते। तो बच्चों सवाल को समझिए। हमारे सामने एक H2O2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो H2O2 का सॉल्यूशन है, इसका हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है 10V, ठीक है। अब ये जो H2O2 सॉल्यूशन है, इसकी अपनी कोई मोलैरिटी होगी, ठीक है। सवाल कहता है ये जो सॉल्यूशन है, इसके 20 ml की मोलैरिटी बताओ। अरे भाई, आपसे 20 ml की मोलैरिटी पूछे, 10 ml की पूछे, 100 ml की पूछे, 1000 ml की पूछे, मोलैरिटी तो वही रहेगी। इसे मैंने ऐसे आपको बताया था, अगर एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। जब इसे हम और टेक्निकली बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड नहीं करेगा कितना ml ले रहे हैं, वो फिक्स होगा। तो सवाल आपको कंफ्यूज करता है 20 ml बोल के, और बच्चे इस 20 ml को यूज में लेने के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अरे भैया, सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए, m बराबर x अपॉन 11.2, और x की वैल्यू है आपके सामने 10 अपॉन 11.2, और कुछ नहीं करना। ये जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, यही 20 ml की होगी, यही 30 ml की होगी, यही 40, यही 50, यही 1 ml, यही 0.00001 ml की भी होगी। कतरे कतरे की मोलैरिटी वही होगी। The correct answer is 0.89 मोलर। अगर आप इसे सीख गए हैं तो आओ शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन चैप्टर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। जो प्योर वाटर है, उसकी जो मोलैरिटी है वो होती है 55.5 मोलर। इसे ऐसे समझते हैं, हमारे सामने एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 1 लीटर पानी भरा हुआ है। 1 लीटर पानी भरा हुआ है, ये कहने का मतलब ये है 1000 ग्राम पानी भरा हुआ है। सर, आपको कैसे पता चला कि 1 लीटर 1000 ग्राम होता है? अरे बस यही तो वो लिक्विड है जिसमें जितना वॉल्यूम है उससे हम सीधे वेट में कैलकुलेट कर सकते हैं। मिल्क के साथ ऐसा नहीं होता, हनी के साथ ऐसा नहीं होता। ये वाटर की अच्छाई है, ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि इसकी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml होती है, यानी कि जितने ml है उतने ही ग्राम है। ये 1000 ग्राम है, हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 18। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आता है 55.55 मोल। बच्चों, ये जो वाटर की मोलैरिटी है, मैंने 1 लीटर के लिए सॉल्व की। ऐसे ही 100 ग्राम, ऐसे ही 720 ग्राम, ऐसे ही 10 ग्राम, ऐसे ही 5 ग्राम, ऐसे ही 1 ग्राम, ऐसे ही कुछ भी बोले, अगर वाटर है तो उसकी मोलैरिटी 55.5 रहेगी। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। न्यूमेरिकल आपको कंफ्यूज करता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 700 ml वाटर, calculate the molarity of 700 gram water, calculate the molarity of 180.5 gram water। आप ऐसे शब्दों से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद रखना है, अगर वो वाटर है तो उसकी मोलैरिटी फिक्स है और वो है 55.5 मोलर। ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है। क्लियर? तो वाटर के बारे में आप ये फैक्ट दिमाग में रखेंगे। हम जब कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ रहे थे तो उसमें एक यूनिट आई थी पीपीएम। ये जो पीपीएम होती है, वास्तविकता में केमिस्ट्री लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली यूनिट नहीं है। ये जो यूनिट है, ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन मेजर के लिए, जैसे कि समंदर के पानी में जो सॉल्ट है उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए वहां पर पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में कितना पार्ट है तब बताया जाता है। अगर कभी आप न्यूज सुनते हो तो न्यूज में जब कभी आपको वो पॉल्यूशन बताते हैं या एयर क्वालिटी बताते हैं, तब सुनिएगा उसमें हमेशा पीपीएम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो पीपीएम जो कि कंसंट्रेशन यूनिट है, बहुत बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही इस्तेमाल होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां लिखा है वो बता रहा है कौन कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको ये याद नहीं करना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो फॉर्मूला लिख के आप देखेंगे जिसमें वॉल्यूम वाला फैक्टर है
वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जिसमें वॉल्यूम वाला फैक्टर नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। उन लॉजिक से आप बताएंगे। बच्चों, हमने अभी सॉल्यूशन पढ़ने की तैयारी कर ली है, हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स और उस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं उस पर बातें कर ली हैं। अब समय है सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने का। जब हम सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक टर्म वेपर प्रेशर को समझ लेते हैं, क्योंकि यही शब्द ही इस पूरे चैप्टर को चलाने वाला है। जिसने वेपर प्रेशर को समझ लिया है उसने सॉल्यूशन चैप्टर की सभी बातों को समझ लिया है। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बहुत छोटा है हमारे सिलेबस के लिए। गिने चुने कंसेप्ट है, गिने चुने टॉपिक है, उनको समझना है। तो सबसे पहला हमारे सामने टर्म है वेपर प्रेशर। जब मैं कहता हूं वेपर प्रेशर तो बहुत सारे बच्चों को लगता है वेपर का प्रेशर वेपर प्रेशर। जिसने केवल वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर मान लिया उसने सब 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 कंसेप्ट बिगाड़ दिया। वेपर का प्रेशर बस नहीं होता वेपर प्रेशर, कुछ ऐसा है जो इसे खास बनाता है। तो आखिर क्या होता है वेपर प्रेशर, आओ समझते हैं। समझने के लिए मैं आपके सामने एक कंटेनर लेके आया। इमेजिन करिए ये कंटेनर है और कंटेनर में भरा हुआ है पानी। पानी जो कि एक लिक्विड है। ये आपके सामने कंटेनर है, इसमें भरा हुआ है पानी। ये सरफेस पर बैठा है पानी और ये सरफेस के अंदर बल्क में बैठा है पानी। मैंने जो ये रेड रेड कलर से बनाया है कुछ सर्कुलर बॉल, स्फेरिकल बॉल जैसा, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो बल्क में है। बल्क मतलब अंदर, जो बल्क में है उस वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ मौजूद है वाटर के मॉलिक्यूल। लेकिन जो सरफेस पर है उसके इधर है वाटर मॉलिक्यूल, उसके इधर है वाटर मॉलिक्यूल, उसके नीचे है वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन ऊपर नहीं है वाटर मॉलिक्यूल। दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल होने के कई रास्तों में से एक रास्ता इक्विलिब्रियम का भी होता है। दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये खुद को स्टेबलाइज फील करना चाहते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। ये जो बल्क में बैठा हुआ मॉलिक्यूल है ये इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल से यानी कि हर तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घिरा हुआ है। यानी कि ये जो सेंटर का मॉलिक्यूल है इस पर जो नेट लगने वाला फोर्स है वो जीरो है। यानी ये फोर्सेस के इक्विलिब्रियम नेचर पर है, यानी कि ये खुद को खुशनसीब मान रहा है। लेकिन ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उस पर इधर से अट्रैक्शन है, इधर से अट्रैक्शन है, इधर से अट्रैक्शन है। जब मैं इसे आपको जूम करके दिखाता हूं तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। इस पर तीन तरफ से तो अट्रैक्शन है लेकिन ऊपर से अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि ऊपर से अट्रैक्शन नहीं है यानी कि एफ नेट जीरो नहीं है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम नेचर पर नहीं है, यानी कि स्टेबल नहीं है, यानी कि पानी होकर भी दूसरे पानी के जैसा नहीं है। सरफेस के मॉलिक्यूल पर एक तनाव होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है जिसे टेक्निकली रेसिडुअल फोर्स कहा जाता है। ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है जिस पर तनाव है, जिस पर रेसिडुअल फोर्स है, खुद को स्टेबलाइज करना चाहता है, अपने दूसरे भाई के जैसा बनना चाहता है। ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए देखते हैं क्या क्या रास्ता अपनाता है और कौन सा रास्ता अपना सकता है। बच्चों, ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है जिस पर हर तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये खुद को स्टेबलाइज करना चाहता है, फोर्सेस के नेट इक्विलिब्रियम नेचर पे आना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। एक, या तो किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को इधर से अट्रैक्ट कर ले, जो कि संभव नहीं है। ऊपर कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है जिसे वो अट्रैक्ट कर ले और ये भी इक्विलिब्रियम नेचर पे आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी को अपना नहीं सकता। वहीं पर आती है दूसरी पॉसिबिलिटी। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, क्योंकि इन पे अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि इन पे रेसिडुअल फोर्स है और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बाकी मॉलिक्यूल से ज्यादा है। इसी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से, ये पहले रास्ते को नहीं अपनाने की वजह से ये दूसरा रास्ता अपनाता है और इस दूसरे रास्ते में सभी अट्रैक्शन को छोड़कर ऊपर चला जाता है। बोलता है अगर मुझे हर तरफ से अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिला तो अच्छा है कि मुझे अट्रैक्शन फोर्स कहीं से ना मिले। मतलब यहां पर भी आप देख सकते हैं ये स्टेबल नेचर पर है। अगर पहला पाथ पॉसिबल होता तो वो पहले पाथ को ही अपनाता, पर क्योंकि ऊपर से वाटर का मॉलिक्यूल नहीं आया इसलिए उसने वो रास्ता नहीं अपनाया। सभी अट्रैक्शन को छोड़कर, सभी मोह माया से मुक्त होकर वो सरफेस को छोड़ के चला गया। वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही सरफेस को छोड़ के जाता है, साइंटिफिक भाषा में इसे हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। इसीलिए कहा जाता है जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है
जिसके सरफेस के मॉलिक्यूल पे तनाव होता है, उसी कारण से एवापोरेशन होता है। यही लिक्विड का स्वभाव वोलेटाइल नेचर होता है। बच्चों, इसे हम वोलेटाइल नेचर कहते हैं। वोलेटाइल है मतलब उसके मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं। ऐसा लिक्विड के साथ होता है, ऐसा कुछ सॉलिड के साथ भी होता है। वोलेटाइल नेचर किसी का स्वभाव है जो उसके वेपर फॉर्म, गैसियस फॉर्म में जाने को दर्शाते हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल में ही क्योंकि अनबैलेंस फोर्स होता है, इसीलिए सरफेस के मॉलिक्यूल ही हमेशा ऊपर जाते हैं। इसे ही हम लोग एवापोरेशन कहते हैं। अभी फिलहाल हम वाटर लेके चल रहे हैं। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इस जगह से इस जगह से इस जगह से ऐसे हर जगह से ये वाटर के मॉलिक्यूल एवापोरेट होके जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल एवापोरेट होके जाएंगे, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, अपनी एनर्जी को लूज कराएंगे। जैसे एनर्जी का लॉस होगा, वैसे ही पानी पानी में फिर से अट्रैक्शन आएगा। कहानी कुछ ऐसी है, ये सरफेस को छोड़ के तो जाते हैं, खुद को खुशनसीब कहलाते हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं, फिर से वाटर में अट्रैक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं चलो भैया घर को चलते हैं। मतलब पहले एवापोरेशन हो रहा था, जैसे ही ये वॉल से टकराते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, अब यहां पे शुरू होता है कंडेंसेशन। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ बच्चों, ए से पहले बी बन रहा था, बी से ए बनने लगा। अगर इसे मैं कहूं तो ऐसे कहूंगा, एवापोरेशन हो रहा था, अब कंडेंसेशन भी होने लगा। एवापोरेशन कांस्टेंट रेट से हो रहा था। 100 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे तो 100 करके ऊपर जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल का नंबर ऊपर बढ़ता गया, धीरे धीरे मॉलिक्यूल कंडेंस होकर नीचे आते गए। ये कहानी कुछ ऐसी है जैसे इक्विलिब्रियम में होता था, पहले फॉरवर्ड होता था, धीरे धीरे बैकवर्ड का रेट बढ़ता था। एक समय ऐसा आता था जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होता था। यहां H2O लिक्विड से बन रहा है H2O गैस। H2O लिक्विड से H2O गैस जो कि है फॉरवर्ड, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में कह रहे हैं एवापोरेशन, राइट। H2O लिक्विड से बन रहा, H2O गैस से बन रहा H2O लिक्विड जो है बैकवर्ड, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कह रहे हैं टेक्निकल शब्दों में कंडेंसेशन। मतलब एक फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। बच्चों मेरी बात को सुनिएगा, एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। जिस वक्त ऐसा होगा, जिस वक्त RF बराबर RV होगा, जिस वक्त इक्विलिब्रियम होगा, उस वक्त लिक्विड सरफेस के ऊपर जो ये मॉलिक्यूल होंगे, उनके द्वारा एक्सर्टेड जो प्रेशर होगा, वही वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर कोई नॉर्मल प्रेशर नहीं है। वेपर प्रेशर को जो खास बनाता है वो है इक्विलिब्रियम पे होना। और जिस वक्त मैं इक्विलिब्रियम कहता हूं, उस वक्त इसके जीवन में इक्विलिब्रियम के सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। वेपर प्रेशर, the pressure exerted by vapor above the liquid surface at equilibrium called vapor pressure। अभी मेरे सामने ये बॉटल में रखा पानी है, पानी जो कि लिक्विड है, जो कि वोलेटाइल नेचर है, जो कि वेपर फॉर्म में जाता है। कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी टेम्परेचर हो, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं, कंडेंसेट हो रहे हैं। इसीलिए जब भी मैं इस कैप को देखूंगा तो मुझे कुछ पानी के मॉलिक्यूल ऊपर नजर आएंगे। ये पानी के मॉलिक्यूल कहां से आए? ये सरफेस को छोड़ के ऊपर आए थे, कंटेनर से टकरा के एनर्जी को लूज करके कंडेंस हो गए। एवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, दोनों इक्वल हुआ। जिस वक्त इक्वल हुआ, उस वक्त ऊपर का जो प्रेशर है वही वेपर प्रेशर है। बच्चों, इसे मैं अगर ग्राफ से समझाऊं तो कुछ ऐसे समझाऊंगा। हमारे सामने अगर आप ध्यान से देखो, ये जो रेड वाली लाइन है, ये रेट ऑफ एवापोरेशन की लाइन है। एवापोरेशन कांस्टेंट रेट से चल रहा, सरफेस वही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। 100 मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के आ रहे हैं, 100 आए ऊपर, 100 आए ऊपर, 100 आए ऊपर। पहली बार जब 100 आए थे तो 10 नीचे आए, 90 ऊपर बच गए। फिर और 100 ऊपर गए तो हो गए 190। जब मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा। इसे अगर हम रिएक्शन की भाषा में समझे तो ऐसे समझेंगे, H2O लिक्विड से बन रहा H2O गैस। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कंडेंस हुए ज्यादा होंगे, तो 10 से ज्यादा यानी 20 यानी 30 होंगे। इसीलिए धीरे करके बढ़ रहा। एक समय ऐसा आया जब रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया। और जिस वक्त ऐसा हो गया बच्चों,
जिस वक्त ऐसा हो गया उसे ही हमने क्या कहा, इस वक्त का जो वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर है। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सर स्लाइड नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है। क्या आप सबको मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो प्रेजेंटेशन क्लियर है? अभी क्लियर है क्या तीनों? AVP क्या क्लियर है? ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन क्लियर है? नहीं, बहुत सारे बच्चों ने एक साथ लिखा इसलिए मैंने उसे, तीनों ओके, ऑल राइट। चलिए फिर से लौटते हैं। तो जब इसे हम ग्राफ से समझेंगे कुछ है समझेंगे, जिस वक्त दोनों का रेट इक्वल हो गया वहां का जो प्रेशर है वही प्रेशर वेपर प्रेशर है। बच्चों जैसा मैंने कहा कि वेपर प्रेशर को जो खास बनाता है वो है उसका इक्विलिब्रियम पे होना। इसे देखना मैं कैसे कहता हूं, जैसे ही मैंने रिएक्शन लिखी H2O लिक्विड से बन रहा है H2O गैस और इन दोनों के बीच में है इक्विलिब्रियम, राइट। अब इस इक्विलिब्रियम पर हम लोग जब इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट इज Kp, तो कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। बच्चों थोड़ा सा इमेजिन करो, ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, जो प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? लिक्विड की वजह से, गैस की वजह से? साहब गैस की वजह से। मतलब उस वक्त का जो वेपर प्रेशर है क्या वही Kp है? यही इसे सबसे खास बनाता है कि जो वेपर प्रेशर है बोलने के लिए मात्र प्रेशर है, वास्तविकता में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जिस दिन आपने वेपर प्रेशर को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलना शुरू कर दिया वेपर प्रेशर आसान हो जाता है। बोलो प्रेशर, लिखो प्रेशर, लेकिन जहन में रहे ये सिंपल वेपर प्रेशर नहीं, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kp। The pressure exerted by vapor above the liquid surface at equilibrium is called vapor pressure। वेपर प्रेशर जो होता है Kp, ग्राफ से समझे तो जिस वक्त दोनों का रेट इक्वल वही होता है वेपर प्रेशर। आपके मन में ये सवाल तो आया होगा सर, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है इसलिए, सर जब हम ये साइन बनाते हैं H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, तो मैं आपको ले चलता हूं इक्विलिब्रियम में जहां आपने पढ़ा था फेज इक्विलिब्रियम, जहां आपको बताया गया था फैक्टर्स इफेक्टिंग, हाँ याद आया, जहां आपको बताया गया था कि फैक्टर्स इफेक्टिंग फेज इक्विलिब्रियम, तो वहां जब हम वेपराइजेशन पढ़ते थे, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, याद आया, फ्यूजन, तो H2O लिक्विड से H2O गैस, राइट, तो इसे अपन बोलते थे बॉइलिंग। तो बच्चा मुझसे डाउट पूछता है सर ऐसे ही हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस को भी लिखते थे और ऐसे ही हम लोग वेपर प्रेशर को लिखते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग पर मेजर होता है या बॉइलिंग जब होता है तभी वेपर प्रेशर मेजर होता है? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर दोनों को ऐसा क्यों लिखते हैं? मैंने कहा बॉइलिंग और वेपर प्रेशर का मेजरमेंट दोनों अलग चीज है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग होता क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बॉइलिंग और एवापोरेशन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो एवापोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी एवापोरेट होता है। आप जहां बैठे हो अभी कुछ पानी बिखरा दो, उसे हाथ से फैला दो, कुछ देर के बाद सूख जाएगा क्योंकि एवापोरेशन हुआ। लेकिन जो बॉइलिंग है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी हर वक्त बॉइल नहीं होगा, वो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल होगा, लेकिन जो एवापोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पर होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। इसे हम ऐसे समझे, मेरे सामने यहां पर एक बॉटल है, बॉटल के अंदर भरा पानी है, क्या ये बॉइल हो रहा? नहीं हो रहा। अब इसे हम साइंटिफिक समझ रहे हैं, राइट। बाहर का प्रेशर है 180, राइट। अब ये बॉइल कब होगा? ये बॉइल तब होगा जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर यानी कि 180 के बराबर होगा। जब तक अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर नहीं होगा तब तक ये बॉइल नहीं होगा। ये बॉइल नहीं हो रहा है यानी कि अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर नहीं है।
अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर नहीं है। ऐसा हम इसलिए जान पाए क्योंकि बॉईल नहीं हो रहा। सर बॉईल नहीं हो रहा, प्रेशर बाहर के बराबर नहीं है, समझ में आता है, पर कितना है? इसे ऐसे समझते हैं, वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, और क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन होता है तो किसी भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर होता है। इसे ऐसे समझते हैं। इमेजिन करिए ये हमारे सामने कंटेनर है जिसमें भरा है लिक्विड। अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा के इसे हम ले गए 35 डिग्री सेल्सियस पे, और टेम्परेचर बढ़ाया इसे हम ले गए 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर? यहां पर भी कुछ वेपर प्रेशर है, यहां पर भी कुछ वेपर प्रेशर है, यहां पर भी कुछ वेपर प्रेशर है। क्लियर? एक बात मुझे पता है कि यहां का जो वेपर प्रेशर है वो है 180। सर आपको ये कैसे पता? क्योंकि आपने कहा जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, और जिस वक्त मैंने कह दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, उस वक्त उसका हमने इंटरप्रिटेशन निकाला, अच्छा 100 पे बॉइल हो रहा है, मतलब 100 पे अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर है, और बाहर का प्रेशर पूरी दुनिया को पता है 180, यानी अंदर का प्रेशर 180। तो अंदर का वेपर प्रेशर कितना? 180। क्लियर? अब 35 पे कितना है, 25 पे कितना है वो सोचना। ठीक बच्चे सुनिएगा, H2O लिक्विड से H2O गैस बना, राइट? H2O लिक्विड से H2O गैस बना, राइट? ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, राइट? इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता है, राइट? इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता है, और आज मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया भैया जो के है वही तो वेपर प्रेशर है। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं सर टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, यानी ये जो 1 एटीएम है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है ये हाईएस्ट वेपर प्रेशर है। पक्की बात है 35 पे कम रहा होगा, पक्की बात है 25 पे और कम रहा होगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर हर वक्त होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा वेपर प्रेशर होता है। टेम्परेचर के ज्यादा होने से वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। क्लियर? अब हुआ क्या, जैसे मैंने कहा कि बॉइलिंग जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे है, और जब ऐसा होता है तो बॉइलिंग होता है। एवापोरेशन हर जगह है तो हर जगह इक्विलिब्रियम है तो हर जगह वेपर प्रेशर है। हाँ कभी कम तो कभी ज्यादा है। हाँ बॉइलिंग पॉइंट पे 1 एटीएम है, हाँ उससे कम कम है, पर वेपर प्रेशर हर जगह है। तो लेट्स से एज्यूम, है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 35 पे लेट्स से वेपर प्रेशर है 0.2 और 25 पे है लेट्स से 0.1। एज्यूम कर लिया। समझ में आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हमने एज्यूम कर लिया कुछ ऐसा वेपर प्रेशर है। जब कभी बॉइलिंग होता है तो बॉइलिंग विद इन लिक्विड होता है। अगर कभी आपने पानी को उबलते हुए देखा हो तो जो उबलना होता है वो हमेशा पूरे अंदर बल्क और सरफेस दोनों से होता है, लेकिन एवापोरेशन हमेशा सरफेस से होता है। ऐसा नहीं है कि कभी पानी को उबालो या बॉइलिंग हो तो केवल सरफेस सरफेस का उबले अंदर, ऐसा नहीं। बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होता है, बल्क में होता है, लेकिन जो एवापोरेशन है केवल सरफेस पे होता है। ठीक उसी प्रकार से जब कभी बॉइलिंग होता है तो उसमें बबल्स अपीयर होते हैं, और जो बबल्स हैं वो पूरे लिक्विड में नीचे से ऊपर तक अपीयर होते हैं, लेकिन एवापोरेशन में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया कि जो वेपर प्रेशर है हर टेम्परेचर पे होता है। ऐसे ही लिखा जाता है वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन, ऐसे ही लिखा जाता है बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन, बस फर्क है टेम्परेचर का। जब मैंने ऐसे लिखा तो कोई जरूरी नहीं कि जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट वाला है, लेकिन जब हम वैसा ही इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख देते हैं और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पानी के लिए लिख देते हैं तो समझ जाते हैं वही वेपर प्रेशर, वही बॉइलिंग पॉइंट, वही एक चीज है। क्लियर? यहां पर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं जो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप समझो वेपर प्रेशर क्या है, मैं चाहता हूं कि आप समझो बॉइलिंग क्या है, मैं चाहता हूं कि आप समझो इवेपोरेशन क्या है। एक बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा है, सर आपने यहाँ पे क्लोज कंटेनर बनाया, सर खुले बर्तन में पानी कैसे उबलता है? ये ऐसा सवाल है जिसे मैं हमेशा क्लास में डिस्कस करता हूं, और जब मैं आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूंगा वहां मैं आपसे बात करूंगा आखिर खुले बर्तन में पानी कैसे उबलता है। अभी आपको जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उसे सुनते चले, फिर मैं आपको बताऊंगा खुले बर्तन में पानी कैसे उबलता है। अगले बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, तो सर बॉइलिंग पॉइंट कम इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। अभी आते हैं। फिलहाल क्या आपको वेपर प्रेशर समझ में आया? वेपर प्रेशर का इंटरमोलिकुलर फील आया? वेपर प्रेशर
क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा क्यों है, क्या आपको ये फील है? पहले ये सुनो, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? क्लियर? ऑलराइट, सुनिएगा ध्यान से। अब है क्या, हमने सोचा ये वेपर प्रेशर होता है, तो मन में सवाल आया, आखिर वेपर प्रेशर कितने कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो जितने भी फैक्टर हैं, मैं आपको लॉजिक दूंगा, आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक? सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, है ना? तो ऐसे इमेजिन करते हैं, एक ही अल्कोहल है, एक ईथर है। आप सब देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना? और यहाँ पर लोन पेयर का रिपल्शन है, ठीक है? कुछ पोलर नेचर है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे बोल देता हूं, लेस अट्रैक्शन है। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, यहाँ लेस अट्रैक्शन है और यहाँ मोर अट्रैक्शन है, ठीक है? आप सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो इमेजिन करो हमारे सामने एक बॉटल है, इस बॉटल में अल्कोहल भरा हुआ है, और एक दूसरा बॉटल है, इसमें ईथर भरा हुआ है, राइट? इसका भी अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसका भी अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, राइट? यहां का भी टेम्परेचर टी है, यहां का भी टेम्परेचर टी है। आप मुझे सबसे पहले सवाल का आंसर देना, वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब लिक्विड के मॉलिक्यूल जल्दी ऊपर जाना चाहेंगे, तब ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल जल्दी ऊपर नहीं जाना चाहेंगे, तब ज्यादा वेपर प्रेशर होगा? बोलो, कब ज्यादा वेपर जल्दी जाना चाहेंगे? जल्दी जाना कब चाहेंगे? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? कब मॉलिक्यूल जल्दी ऊपर जाएंगे? जब अट्रैक्शन वीक होगा। बहुत बढ़िया, उसे मैं ऐसे कहता हूं, जब कभी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन वीक होगा, तो उनकी स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जब स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसे मैं ऐसे कहता हूं, जब लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आई वीक होगा, स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बच्चों, एक अल्कोहल है, एक ईथर है, एक में अट्रैक्शन ज्यादा है, एक में अट्रैक्शन कम है। आप सब मुझे बता दो, कहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ईथर में कि अल्कोहल में? कहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ईथर में कि अल्कोहल में? बहुत बढ़िया, आप सब ने बिना समझाए ही जवाब दे दिया, सर ईथर में जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, आखिर ऐसा क्यों होगा, आपने इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे फील कर लिया, ऐसा क्यों होगा। हर्षिता, अल्कोहल में अट्रैक्शन होगा, हाँ, तो मॉलिक्यूल नहीं जाना चाहेगा, कहां? सरफेस को छोड़ के, हाँ, तो अरे जब सरफेस को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, वेपर प्रेशर कहां से आएगा? वेपर प्रेशर आने के लिए पहले वेपर के फॉर्म में तो जाए, फिर बाद में इक्विलिब्रियम आए। वेपर ही नहीं बना तो काय का वेपर प्रेशर, या कम बना तो कम वेपर प्रेशर। अरे समझ पाए क्या? ऑल राइट, ऑल राइट। हर्षिता, क्लियर है क्या? तो पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा है टेम्परेचर। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर, क्या बात है, कितना जल्दी आंसर दे दिया, बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। सवाल है कैसे बढ़ेगा? हाँ, ये तो आप सबने बता दिया, सर टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, कम तो कम। सवाल है कैसे, कैसे बढ़ेगा, कैसे चेंज हो? बढ़ेगा एक बात, कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा समझाने के लिए हमारे सामने एक इक्वेशन है, जिसका नाम है क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। एक बार बोल के देखो जरा, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो बड़ी आसानी से आपको याद होगी। log p2 by p1 is equal to delta h upon 2.303r 1 upon t1 minus 1 upon t2। बच्चों, आप सब ने केमिकल काइनेटिक्स में आर्रेनियस इक्वेशन पढ़ा था, बोलो पढ़ा था। वहां आपने फॉर्मूला log k2 by k1 बराबर EA अपॉन 2.303r अंडर ब्रैकेट 1 upon t1 minus 1 upon t2, कुछ ऐसा पढ़ा था। बोलो क्या पढ़ा था? बोलो, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था? अरे वही तो है, थोड़ा सा चेंज है। जहां K2 K1 वहां P2 P1, जहां K2 K1 वहां P2 P1, जहां EA वहां डेल्टा H, जहां EA वहां डेल्टा H। यही है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसकी मदद से हम लोग बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना होगा। बिल्कुल सही श्रीकांत बेटा, बिल्कुल सही। तो हो जाएगा, तो श्रीकांत ने मुझसे डाउट पूछा, सर टेम्परेचर इंक्रीज करते करते कैसा पॉइंट आएगा जब लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा, एवापोरेशन बंद हो जाएगा? एवापोरेशन बंद हो जाएगा मत बोलो, एवापोरेशन अब बॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
चलता रहेगा, पानी सरफेस छोड़ के जाता रहेगा। टर्म बदल जाएंगे, चल वही रहेगा, है ना, शब्द बदल जाएंगे, ऐसा सोचो आप, जो शब्द है बदल जाएंगे, राइट। ओके, तो टेम्परेचर बदलेगा तो जैसे बदलेगा। बच्चों वहीं पर केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन याद है क्या? अरे देखो ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन, बस जहां के वहां पी, जहां ई है वहां डेल्टा एच, जहां के वहां पी, जहां ई है वहां डेल्टा एच। याद हो गया क्या? चलो, तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट। चलो पहले आपसे मैं कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, सबको जवाब देना है। मान लो हमारे सामने एक लिक्विड है ए, एक लिक्विड है बी, मान लो, मान लिया? अरे बोलो ना, हमारे सामने एक लिक्विड है ए, एक लिक्विड है बी, राइट। ओके, ए और बी में मैं आपको बता देता हूं वोलेटाइल नेचर, ठीक है। जो वोलेटाइल नेचर है वो ए का बी से ज्यादा। इसका क्या फील है? इसका फील क्या है सर? ए का वोलेटाइल नेचर बी से ज्यादा, मतलब ए के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे, बी के मॉलिक्यूल उतने जल्दी नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? बोलो, क्या बात है, अरे बहुत इंटेलिजेंट है आप यार। तो आप सब ने कहा वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। शानदार, शानदार जवाब। चलो, अब किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? ए का। अब ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, समझ लो, थोड़ा फील करना। मतलब ये मान लो मेरे पास ए है और ये मान लो मेरे पास बी है, सुन रहे हो ना? अभी टेम्परेचर 25 है, राइट। अभी टेम्परेचर 25 है, राइट। बॉटल क्या है? ए, ये क्या है? बी। बी कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अच्छा ऐसा करते हैं, ये है ए, ये है बी, राइट। कौन ज्यादा वोलेटाइल? ए। कौन कम वोलेटाइल? बी। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? ए का। किसका कम? बी का। बताओ, दोनों भी 25 पर है। कहां है? 25 पर। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? दोनों भी 25 पर है। किसका वेपर? ए का। ऑलराइट, हमने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, पहले कौन बॉइल होगा? पहले कौन बॉइल होगा? पहले कौन बॉइल होगा? ए। अरे वाह, आप यकीन करते हैं, आप बिलीव करते हैं सर, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो जल्दी बाहर के बराबर होगा, तो वो कम टेम्परेचर बॉइल होगा। मतलब आप सब ने मुझे कहा कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बी का ए से ज्यादा। ये कुछ को समझ में नहीं आएगा, वो बी का ए से ज्यादा। किसको समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड। अरे यार जल्दी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, आ गया क्या? शानदार यार। चलिए, अब हम बॉइलिंग पॉइंट से वेपर प्रेशर को रिलेट कर रहे हैं, ठीक। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम। ऐसा नहीं लग रहा इनवर्स रिलेशन है? हाँ सर। ऑलराइट, ठीक है। तो हमने यहां पर 3 फैक्टर पढ़े, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये तीनों फैक्टर से अपने रिलेट किया कि किस प्रकार से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा किसका कम। इसे आप न्यूमेरिकल के तौर पे भी सोच सकते हैं, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, जो वेपर प्रेशर है क्या वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो वेपर प्रेशर है क्या वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा है? ऑलराइट, ये मेरे बॉटल में पानी भरा हुआ है, इस पानी का अपना कुछ वेपर प्रेशर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस पानी का अपना कुछ वेपर प्रेशर है, बताओ ये 1 atm है 1 atm से कम है? ये पानी का अपना कुछ वेपर प्रेशर है, ये 1 atm है 1 atm से कम है? 1 है कि 1 से कम है? वेपर प्रेशर कम है। क्यों कम है? कैसे पता चला? आपने तो मेजर ही नहीं किया। सर उबल नहीं रहा तो कम है ना सर, उबलेगा तो बराबर होगा 1 atm के। अब उबल नहीं रहा मतलब कम है, बहुत अच्छे। तो इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर है। मैंने क्या किया, इसी बॉटल से कुछ पानी निकाल के इसमें भर दिया, ठीक ठीक। इसी बॉटल से पानी इसमें भर दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया, राइट। क्लोज नहीं किया, चलो ओपन है, पर अभी हम क्लोज लेके चल रहे हैं तो क्लोज मान रहे हैं। अब यहां पे भी पानी है, यहां पर भी पानी है, थोड़ा सा पानी है। बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा किसका कम? वही टेम्परेचर, सब कुछ वही, कंटेनर बदल दिया। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा किसका कम? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा किस? अरे भैया, वेपर प्रेशर यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बर्तन के बदलने से, साइज के बदलने से, हवाओं के बदलने से, फिजाओं के बदलने से वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। वेपर प्रेशर
कंटेनर के बदलने से, सरफेस एरिया के बदलने से नहीं बदलेगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जिस दिन आपने वेपर प्रेशर को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलना शुरू कर दिया, उस दिन वेपर प्रेशर आसान हो गया। क्लियर? इज दिस क्लियर? सवाल आपसे पूछ सकता है 100 ml वाटर, 1 ml वाटर, 2 ml वाटर, 10 ml वाटर, 1000 लीटर वाटर, समंदर का पानी, वेपर प्रेशर सेम रहेगा अगर टेम्परेचर सेम है, क्योंकि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा है बच्चों। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ठीक है साहब, वेपर प्रेशर होता है, ऐसा ऐसा होता है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। सर ये बता दो ये मेजर कैसे होता है, सर ये बता दो ये मेजर कैसे होता है। इस बॉटल में पानी भरा है, कुछ टेम्परेचर है। रश्मि बेटा बाद में यार अपन आगे बढ़ चुके हैं ना, आप पीछे लौटेंगे, है ना, अभी बाद में मुझसे कॉल करके पूछना, आप कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? ठीक है क्या? इस बॉटल में पानी भरा हुआ है, इसका कितना वेपर प्रेशर है, ये हम पता कैसे करें, कैसे मेजर करें? Now the question in front of us is how to measure vapor pressure. चलो थोड़ा लॉजिक बनाते हैं, कैसे मेजर करें। इमेजिन करिए हमारे सामने एक कंटेनर है, ठीक है? क्या है ये? कंटेनर है, यस और नो? ये हमारे सामने एक कंटेनर है और कंटेनर में भरा हुआ है एक लिक्विड ए। बच्चे एक बात बताओ, ये लिक्विड ए है तो ऊपर किसका मॉलिक्यूल आएगा? ए का मॉलिक्यूल आएगा, बोलो ना। ऊपर किसका वेपर प्रेशर आएगा, किसकी वजह से आएगा? ए की वजह से। कंसेप्ट नंबर 1, वेपर प्रेशर उसी मॉलिक्यूल की वजह से आता है जो वोलेटाइल होता है, हाँ या ना? वेपर प्रेशर उसी मॉलिक्यूल की वजह से आता है जो वोलेटाइल होता है, बोलो हाँ या ना? अगर ये वोलेटाइल ना होता, अगर ये वेपर फॉर्म में ना आया होता, तो भैया वेपर प्रेशर भी ना आया होता। मतलब अगर वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर आएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक बात बताओ, मॉलिक्यूल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा तो मोल, मॉलिक्यूल ज्यादा तो मोल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा तो मोल ज्यादा। ये बताओ प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा की कम? ज्यादा। मतलब जो जितना वोलेटाइल होगा उसका उतना मॉलिक्यूल होगा, उसका उतना मोल होगा, उसका उतना प्रेशर होगा, बोलो हाँ या ना? क्लियर? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउल्ट्स। राउल्ट्स साहब ने सबसे पहले कहा वेपर प्रेशर कैसे निकालना है। उन्होंने कहा जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, बेसिकली वोलेटाइल उन्होंने कहा, है ना, किसी भी कंपोनेंट का जो कि वोलेटाइल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मींस टू से, अभी इमेजिन करिए हमारे सामने इस कंटेनर में दो कंपोनेंट है, एक है ए, दूसरा है बी। जैसा कि हम शुरू से कन्वेंशन बना के चल रहे हैं, जब जब ए आएगा वो सॉल्वेंट होगा और जब जब बी आएगा वो सॉल्यूट होगा। तो ये जो ए और बी है फिलहाल दोनों ही लिक्विड है और दोनों ही मिसिबल है, दोनों ही घुल गए और दोनों ही वोलेटाइल है। जब दोनों ही वोलेटाइल है तो हमें ऊपर ए का भी मॉलिक्यूल मिलेगा, हमें ऊपर बी का भी मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ऊपर ए का भी मॉलिक्यूल मिलेगा, ऊपर बी का भी मॉलिक्यूल मिलेगा, तो दोनों की वजह से वेपर प्रेशर मिलेगा। हमारा कंसेप्ट कहता है जो वोलेटाइल होगा उससे वेपर प्रेशर मिलेगा, दोनों वोलेटाइल है दोनों से मिलेगा, जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उससे वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो ए और बी में जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। राउल्ट साहब ने यह कह दिया अगर ए का लिक्विड मोल फ्रैक्शन एक्स है, अगर बी का लिक्विड मोल फ्रैक्शन एक्स भी है, तो उन्होंने कहा, राउल्ट साहब ने कहा कि जो वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रोपोर्शनल किसके हैं? मोल फ्रैक्शन के। किसका मोल फ्रैक्शन? उस कंपोनेंट का लिक्विड में। लिक्विड में जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उसका उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये पानी है, पानी में एक बूंद शहद मिला दो तो ज्यादा मॉलिक्यूल किसके ऊपर मिलेंगे? पानी के। नया, जितना ज्यादा कंपोनेंट दूसरा होगा उसका मॉलिक्यूल ज्यादा ऊपर होगा, ज्यादा ऊपर होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अरे जो कंपोनेंट ज्यादा होगा उसी के तो मॉलिक्यूल ऊपर ज्यादा होंगे और जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा ऊपर होंगे उसी का तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा यार। मतलब सिंपल सी बात है कि जो वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हाँ सिंपल सी बात है। अब तो खेल इसका है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, फॉर्मूला बनाओ।
हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, कांस्टेंट के चिपकाया, P बराबर K इंटू एक्स। ये जो x है ये मोल फ्रैक्शन है। लेट्स से फिलहाल a की हम बात करें तो PA बराबर K इंटू एक्स है। इमेजिन करो वो सिचुएशन जब x से 1 होगा। थोड़ा सुनिएगा बच्चों, यहां x से और x भी दोनों है। अगर मैं आपसे कहता x से 1 है यानी कि x भी कितना है, 0। बोलो ना, अगर x से 1 है, x भी 0 है, इसका मतलब है यह है प्योर सॉल्वेंट। बोलो हाँ या ना। जब कभी किसी का मोल फ्रैक्शन 1 होता है यानी कि वो प्योर है, यानी कि वो प्योर है। उस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां पे x को 1 पुट किया। जैसे 1 पुट किया तो k बराबर PA आ गया। अब इसे PA बोलना तो बेकार है क्योंकि PA नहीं, ये प्योर का प्रेशर है, ये प्योर का प्रेशर है। तो इस प्योर के प्रेशर को हमने बोल दिया नॉट। जब प्योर नहीं है तो PA है, PB है। जब वही प्योर फॉर्म में है उसे अपन ने बोल दिया नॉट। मतलब अब हमारे सामने कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज PA नॉट। उसी प्रकार से जब B होगा तो PB नॉट, जब C होगा तो PC नॉट। हमने बातों ही बातों में राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला बना लिया और हमारे सामने राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला आ चुका है, P बराबर PA नॉट इंटू एक्स ए। P बराबर PA नॉट इंटू एक्स ए। P बराबर PA नॉट इंटू एक्स ए। ऐसे B है तो P बराबर PB नॉट इंटू एक्स। सबसे पहले हमने समझा वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर हमने समझा मेजर कैसे होता है। मेजर करने के लिए राउल्ट्स लॉ है जो कहता है PA बराबर PA नॉट इंटू एक्स ए, PB बराबर PB नॉट इंटू एक्स। सर ये PA और PB और एक्स ए एक्स बी क्या है देख लेते हैं। जो नॉट लग जाए, नॉट का मतलब है प्योर स्टेट। जैसा कि भी समझ जाना, सॉल्यूट बनाया है। तो यहां लिखा है PB यानी कि PB नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। एक बार बोलना जरूर वरना न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PB पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। क्या हो रहा है यार, फिर से गायब हो गया नेट। क्या आप सबको स्लाइड दिख रही है? क्या अभी स्लाइड दिख रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हर्षित बेटा सबने कहा सब कुछ ओके, अभी आ रहा है क्या? ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन तीनों चीजें, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन तीनों चीजें, तीनों ओके? अब सबने कहा तीनों ओके बेटा। अब किसी एक दो बच्चे को दिक्कत होगी ना तो अपने एंड पे ब्राउजर रिफ्रेश करते रहो, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो भाई हमने वेपर प्रेशर निकाल लिया। तो कितना आसान है वेपर प्रेशर निकालना। जिसका निकालना है उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। PA बराबर PA नॉट इंटू एक्स ए, PB बराबर PB नॉट इंटू एक्स बी। लेकिन हमारा जो एग्जाम है ना बड़ा ही शरारती है, मतलब वो आपसे इतना सिंपल नहीं पूछता। कैसे? अभी हमारी सिचुएशन कुछ और है, जरा सुनिएगा ध्यान से। ये अपने सामने कंटेनर है, अब आपने क्या क्या सीख लिया, राइट? हमारे सामने कंटेनर है, हाँ है। ये ए है, बी है, हाँ है। ऊपर ए का वेपर प्रेशर PA, ऊपर बी का वेपर प्रेशर PB। कैसे निकाले? PA नॉट इंटू एक्स है, PB नॉट इंटू एक्स बी। टोटल कैसे निकाले? टोटल के लिए दोनों पकड़ के जोड़ दो। तो पकड़ के जोड़ दिया तो PS बराबर PA प्लस PB। PA को लिख दिया PA नॉट इंटू एक्स है, PB को लिख दिया PB नॉट इंटू एक्स बी। कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ सकता है, एक बार बता दूं कैसे मॉडिफाई करना। याद नहीं करना, याद तो बस ये करना है ना, मॉडिफिकेशन कैसे करना। अब मान लो सवाल में आपको केवल XB का डाटा दिया है, एक्स नहीं दिया, तो जहां एक्स है वहां क्या लिख दोगे? 1 माइनस एक्स बी। क्लियर? कभी कभी सवाल में आपको एक्स का डाटा दिया, जहां एक्स का लिख देना 1 माइनस एक्स। तो करके अपन ने मॉडिफाई कर लिया, कुछ ऐसी इक्वेशन आती है, राइट? अब हुआ क्या, ये जो हमारे सामने इक्वेशन आई दैट इज PS इक्वल टू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट माइनस PA नॉट। ठीक है? सवाल
सिंपल पीए नहीं पूछता, सवाल सिंपल पीबी नहीं पूछता, सवाल सिंपल पीएस नहीं पूछता। ये भी निकालना आना चाहिए। सवाल क्या क्या पूछता है बताता हूं। उसके पहले ये जो हमारे सामने इक्वेशन आई है, चलो इसका ग्राफ बनाएं, राइट। तो ग्राफ बनाने के पहले इसे ऐसे समझते हैं बच्चों, हमारे सामने जो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, सुनना ध्यान से, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं ग्राफ कैसे बनाए। तो ग्राफ बनाने के लिए ऐसे देखिए, सबका ध्यान चाहिए, जल्दी सुनना। हमारे सामने सबसे पहले ए है और फिर अगला ग्राफ हम बना रहे हैं बी का, ठीक है। और फिर मैं दोनों को जोड़ दूंगा। सबसे पहले ए का ग्राफ बनाते हैं। तो ए का ग्राफ बना रहे हैं और जो ग्राफ बना रहे पी वर्सेस एक्स, पी वर्सेस एक्स। ए है तो एक्स है, बी है तो एक्स बी, राइट। तो हमारे सामने फॉर्मूला है पी बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स। ऐसा ही लग रहा, y बराबर mx का फॉर्मूला है, mx प्लस 0। ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा, ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा। क्या सबको क्लियर है ये? ठीक है, ये हो गया ए का ग्राफ, ये हो गया बी का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। अब आते हैं इस ग्राफ में। हमने क्या किया, इन दोनों ग्राफ को मर्ज करना चाहा। इन दोनों ग्राफ को मर्ज करना चाहा मतलब एक ही ग्राफ में दोनों बनाना चाहा। तो एक ही ग्राफ में दोनों बनाने के लिए हमने इधर लिखा मोल फ्रैक्शन, इधर लिखा वेपर प्रेशर। अब दोनों है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक्स है और एक्स भी है। अब ये वाला पॉइंट जो है वो जीरो है, तो किसी एक को पहले जीरो मानो। लेट्स से हमने एक्स को जीरो माना। जैसे ही हमने एक्स को जीरो माना, स्वाभाविक सी बात है एक्स भी कितना हो जाएगा 1। भाई दो कंपोनेंट है, एक है ए एक है बी, एक जीरो दूसरा कितना हो गया 1। इन द सेम वे यहां से हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो एक्स से बढ़ रहा 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1। तो जैसे एक्स से हुआ 1 वैसे एक्स भी हो गया 0। ना यूज योर कॉमन सेंस। अब इसी में हमें ए और बी का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ए का बना लेते हैं। तो ए का ग्राफ कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग। तो अपन ने इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बनाया, ऐसा बन गया। फिर बी का बनाते हैं, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बनाया, ऐसा बन गया। अब बी ऊपर बने कि ए ऊपर बने, ये जो पॉइंट है इसे हम कह रहे हैं पी ए नॉट, और ये जो पॉइंट है इसे हम कह रहे हैं पीबी नॉट। सर आपने पीबी नॉट को नीचे क्यों बनाया? पीबी नॉट को नीचे हमने ये मानते हुए बनाया, ये एज्यूम करते हुए बनाया, ये एज्यूम माना क्या कि जो ए है वो बी से ज्यादा वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए पी नॉट को ऊपर बनाया, पीबी नॉट को नीचे बनाया, इतना ग्राफ बना लिया। आई होप आप सबको इतना ग्राफ समझ में आया। अब हम बनाने वाले हैं सॉल्यूशन का ग्राफ, राइट। अब सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनाए? तो सॉल्यूशन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन। ग्राफ बनाने का नियम आपको मैंने काइंडली बताया था। जब भी कभी ग्राफ बनाना हो, सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के इक्वेशन याद करो, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। हमने सॉल्वेंट का बना लिया, हमने सॉल्यूट का बना लिया, अब आते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का अपने सामने इक्वेशन है पी ए नॉट प्लस एक्स बी। इसे हमने एक्स बी के फॉर्म में रखा, क्यों? ताकि किसी एक को पढ़ो ना। जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, यहाँ एक्स से 0 है और यहाँ एक्स 1 है, यहाँ एक्स बी 1 है, यहाँ एक्स बी 0 है, किसी एक को लेके चलो। हमने एक्स बी के फॉर्म में बनाया, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम लोग ग्राफ बना रहे हैं एक्स बी वर्सेस पी में। क्लियर? देखते हैं कैसा बनता है। अब ये हो गया अपने सामने पीएस वाई एक्सिस, एक्स बी हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो पीबी नॉट माइनस पी नॉट क्या हो गया, स्लोप, और पी नॉट क्या हो गया, सी। मतलब अगर हम ग्राफ बनाएंगे, हमारा ग्राफ ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, किसी कांस्टेंट सी शुरू होगा, और जो सी है वो कौन है, पी नॉट। तो जो भी कांस्टेंट है वो है पी नॉट, अपन ने यहां लिख दिया। हमने सॉल्यूट का बना लिया, हमने सॉल्वेंट का बना लिया, अब हम सॉल्यूशन ग्राफ बना रहे हैं। क्लियर बच्चों? पी नॉट। अब देखते हैं स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पीबी नॉट माइनस पी नॉट, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, पीबी नॉट बड़ा है कि पीए नॉट बड़ा है? बोलो, पीबी नॉट बड़ा है कि पीए नॉट बड़ा है? पीए नॉट बड़ा है कि पीबी नॉट बड़ा है? पीए नॉट बड़ा है, मतलब पीबी नॉट छोटा है। तो छोटा माइनस बड़ा निगेटिव है, यानी कि जो स्लोप है, बताओ वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है, मतलब ग्राफ गिरेगा कि उठेगा? गिरेगा। तो हम पीए पे बैठ गए, यहां से गिरता गया गिरता गया गिरता गया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वही हो गया पीबी नॉट। ये डॉट 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 ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। हमने बातों ही बातों में ग्राफ बना लिया सॉल्वेंट का सॉल्यूट का। आज से तो आपको बस ग्राफ ऐसा याद रखना है और बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? ठीक है साहब। अभी अपनी बात चल रही थी कि सर हमने पीएस निकालना सीख लिया, पीए पीबी निकालना सीख लिया, लेकिन एग्जाम में सवाल क्या आता है? एग्जाम में सवाल का वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा है। कैसा है? इमेजिन करो कंटेनर है, यहां पर एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन एक्स है, लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन एक्स भी है। जब ये वेपराइज होके जाएगा, यहां गैसियस मिक्सचर आएगा, तो यहां पे गैस गैस का मिक्सचर है।
अब यहां पर कुछ रेड रेड बॉल है, कुछ ब्लैक ब्लैक बॉल्स है, जो ये सिग्निफाई करती हैं कि यहां पर ए का भी मॉलिक्यूल है, यहां पर बी का भी मॉलिक्यूल है। मतलब गैसियस फेज में ए भी है और बी भी है। लिक्विड फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन है एक्स और एक्स बी। गैसियस फेज में मान लेते हैं दोनों का मोल फ्रैक्शन है वाई ए एंड वाई। सवाल हमसे क्या क्या पूछता है, कभी केवल एक्स से एक्स बी पूछता है, सो सिंपल Na अपॉन Na प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन प्लस एन बी। कभी कभी पीए पूछता है, सो सिंपल पीए नॉट इंटू एक्स से पीबी नॉट इंटू एक्स बी। कभी कभी सवाल हमसे वाई ए वाई बी पूछता है। वाई ए वाई बी पूछता है का मतलब समझो ना, सवाल हमसे पूछ रहा गैसियस फेज में दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। क्या पूछ रहा, गैसियस फेज में दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, कैसे निकाले। लिक्विड लिक्विड में हमने लगाया राउल्ट्स लॉ, अब गैस गैस में हम लोग लगाएंगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ केवल गैसियस में लगता है, लिक्विड में नहीं लगता। क्लियर। तो गैस गैस में लगा दिया डाल्टन लॉ। डाल्टन साहब कहते हैं पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ कहां लगेगा, गैस में। तो पार्शियल प्रेशर कहां लिखेंगे, गैस में। ए का तो पीए, मोल फ्रैक्शन किसका लिखेंगे, गैस का। ए का तो वाई ए, बी का तो वाई बी, पीटी पीटी तो है ही सही टोटल प्रेशर। क्लियर। अब हम लिखते हैं एक एक करके ए का और बी का। तो ए का लिखा पीए बराबर वाई ए इंटू पीटी। ये जो पीए है दिस इज द वेपर प्रेशर, दिस इज नॉट एनी प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कैसे लिखते हैं, राउल्स लॉ से। क्या फॉर्मूला है, पीए नॉट इंटू एक्स ए। तो पीए नॉट इंटू एक्स ए बराबर वाई इंटू पीटी, हमारे सामने वाई ए का फॉर्मूला आ गया। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सलाह दूंगा वाई ए का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वाई ए बराबर पीए अपॉन पीटी। ए है तो ए, बी है तो बी। इन द सेम वे हमने बी का लिखा तो अपने सामने बी का फॉर्मूला आ गया, वाई बी बराबर पीबी अपॉन पीटी। ए है तो ए, बी है तो बी। वाई ए बराबर पी अपॉन पीटी, वाई बराबर पीबी। अब हम इस काबिल हैं, ऊपर का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, नीचे का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जितने जितने कंपोनेंट वोलेटाइल सबका प्रेशर निकाल सकते हैं और टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। अब हम तैयार हैं सवाल करने के लिए। अब हम तैयार हैं सवाल करने के लिए। सवाल करने के पहले मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या, पूछ लो क्या, बेटा सो गए। अरे वाह, सब जगह, क्या बात। पूछ लो क्या। एक बात बताओ, ऐसे पूछा कॉमन सेंस, देखते कितना कॉमन सेंस है। ए और बी में लेट से जो ए है वो बी से ज्यादा वोलेटाइल है। ओके, ए बी से ज्यादा वोलेटाइल है। कौन ज्यादा वोलेटाइल है, बस मैंने आपको फैक्ट बता दिया, अब आपको जवाब देना है, मैं पूछू जवाब देना। कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ए। किसके मॉलिक्यूल ज्यादा ऊपर जाएंगे, किसके मॉलिक्यूल ज्यादा ऊपर जाएंगे, ए। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, ए। क्या बात है, आप साइंटिस्ट बन गए, आप साइंटिस्ट बन गए। एक साइंटिस्ट, उनका नाम था कोनोवॉलोव्स, बोल के देख रहे हैं जरा, कोनोवॉलोव्स। उन्होंने कहा द वेपर फेज इज रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट देन द लेस वोलेटाइल। तो कोई लॉजिक क्या, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वही वेपर फेज में ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। चलो आओ देखते हैं हमने कितने फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा पीए पीबी निकालने का फॉर्मूला, लिखना नहीं, देख लो जल्दी से। पीए इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए, पीबी निकालना है तो पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। पीए है वेपर प्रेशर ऑफ ए, पीबी है वेपर प्रेशर ऑफ बी, पीए नॉट पीबी नॉट प्योर स्टेट का, एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड, राइट। वाई ए का फॉर्मूला अपने सामने है पीए अपॉन पीटी, और वाई बी का फॉर्मूला अपने सामने है पीबी अपॉन पीटी, और हमने कुछ नहीं पढ़ा। क्या आप तैयार हैं, हाँ कुशल मंगल आप वो कोनोवॉलोव्स रूल सुन के कुशल मंगल कह रहा है सर ये तो मुझे ही पता है, तो कुशल मंगल आप भी कोनोवॉलोव्स हो, हम सब कोनोवॉलोव्स हैं। सबको पता था ना यार, कॉमन सेंस है। ऑलराइट, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, शुरू करें क्या न्यूमेरिकल्स। आप सबके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल, फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट, बिना कैलकुलेशन एरर के। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। मॉलिक्यूलर वेट दिया है, कुछ सोचना नहीं है, तसल्ली से करो, जल्दबाजी नहीं, पूरे 1 मिनट दिए,
सभी पार्ट का आंसर चाहिए प्राची। फर्स्ट पार्ट का आंसर प्राची ने बिल्कुल सही दिया, सबसे पहले सही आंसर दिया प्राची ने फर्स्ट पार्ट का, तनिष्का ने भी सही आंसर दिया, लेकिन मुझे सभी बच्चों के आंसर चाहिए, सभी पार्ट के, 1 2 3 तीनों पार्ट के आंसर जो देगा एक साथ। अंजलि ने सभी पार्ट के आंसर दिए, बेटा कैलकुलेशन चेक करो, अंजलि कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है। स्नेहा कैलकुलेशन चेक करिए, प्रकृति कैलकुलेशन चेक करिए। अनुष्का ने, नैन्सी ने सभी पार्ट का आंसर सबसे पहले सही दिया। नहीं, अनुष्का ने नहीं दिया, अनुष्का आपने गड़बड़ कर दिया आज, टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है, एक एक नंबर नहीं लिखा। सबसे पहले सभी पार्ट का जिस बच्चे ने सही आंसर दिया, वैसे तो अनुष्का ने टाइप किया पर टाइपिंग एरर है, लेकिन जिसने बिना टाइपिंग एरर के सही आंसर दिया उसका नाम है नैन्सी। सभी पार्ट्स के आंसर सभी बच्चों ने दिया, उसके बाद तो यार क्या बात है, शानदार। आपको कुछ सिखाने सब आता है आपको, नहीं? सोल्यूशन आपके सामने, मुझे नहीं लगता मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता है, सोल्यूशन आपके सामने। फिर भी जिस बच्चे को डाउट हो रेज योर हैंड यार, सोल्यूशन आपके सामने है। इस बच्चे को डाउट हो रेज योर हैंड, सॉल्यूशन आपके सामने है। क्या बात है, बहुत जल्दी सीखते हैं आप सब। अगला सवाल तैयार है क्या? किसी बच्चे से नहीं बना हो रेज योर हैंड, सबसे बन गया, क्या बात है। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। रोशनी ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया, कुशल मंगल आप सेकंड पोजीशन पर है, पर एज पर कंप्यूटर दोनों की टाइमिंग सेम है, 4:38 4:38। लेकिन सबसे पहले जिस बच्चे ने टाइप किया और सॉल्व भी किया ऑब्वियस उसका नाम है रोशनी, सबसे पहले, बहुत अच्छे, वेल डन। शुभजीत एक पार्ट का आंसर है, दोनों पार्ट का आंसर दें। कुमार गौरव वेल डन, बिल्कुल सही आंसर है। ऑलराइट, चलिए इस सवाल को बच्चे कई तरीके से करते हैं, अब मैं कैसे कर रहा हूं देख लो जरा, सबका ध्यान चाहिए, सबका ध्यान चाहिए। मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, देखो शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। वैसे करने का तो एक तरीका है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ठीक है? तो पहले वो आपको बता देता हूं। PS इक्वल टू PA प्लस PB, PS इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। फिर जहां XA है वहां आप 1 माइनस XB करो, खूब मेहनत करो, खूब सॉल्व करो। इतना समय हमारे पास नहीं है, बाकी ये भी तरीका है। दिस इज ऑल्सो वन मैथड, बट दिस इज नॉट द प्रिफर्ड मैथड। तो अब हम कैसे करें? करने का दूसरा तरीका देखो बच्चों, अपने सामने जो PS है वो है 235 माइनस 135x, और सवाल कह रहा है जो x है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ b है, यानी मैं x भी लिख देता हूं। बहुत ही आसान है, आपको हंसी आएगी, इतना आसान है। जब x भी 1 होगा यानी कि x से 0 होगा, यानी कि वो प्योर b यानी कि प्योर सॉल्यूट होगा। प्योर सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वही पीबी नॉट होगा। इस इक्वेशन में एक बार xb को 1 रखो ना, इस इक्वेशन में एक बार xb को 1 सब क्यों रखें? जब xb 1 रखोगे तो जो भी प्रेशर आएगा वही तो प्योर सॉल्यूट का होगा। हाँ, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो इन्हीं दोनों से तो बनी है। तो जैसे आपने xb1 रख दिया तो xb1 रखो, जैसे xb1 रखा, ps जो कि pb नॉट बन जाएगा, ps जो कि pb नॉट बन जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी 100। इन द सेम वे जब आप xb को 0 रखेंगे
यानी कि XA 1 होगा, यानी कि वो प्योर सॉल्वेंट होगा। तो जैसे आपने XB को 0 रखा, आप देख सकते हैं यहां से जो PA0 है वो कितना होगा 235। तो आप सिंपल वैल्यू पुट करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करने की आवश्यकता वन नहीं। XB1 क्यों? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, हमें निकालना PA0 और PB0 है। तो PA0 और PB0 का मतलब क्या हुआ, प्योर ना। PA0 का मतलब प्योर A, PB0 का मतलब प्योर B। तो प्योर का मतलब क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन 1। नो वॉइस नो वीडियो। उसका मोल फ्रैक्शन 1। तो एक बार हमने एक का मोल फ्रैक्शन 1 रखा, एक बार दूसरे का 1 रखा, एक बार XB को 1 रखा, एक बार XA को 1 रखा। XB को 1 रखा तो XA 0 हो गया, XA को 1 रखने के लिए XB को 0 किया, जो वेपर प्रेशर आया उससे हमने PA0 PB0 कहा। तो सिंपल ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। Two liquids A and B are mixed to form an ideal solution. दो लिक्विड है A और B, दोनों को मिला के आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के पीछे नहीं जाए, मान लो सॉल्यूशन है, क्या उसका मतलब है बाद बताऊंगा, अभी फिलहाल सॉल्यूशन मान ले। इफ 1 मोल ऑफ A, दो सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1 में मैं भी सवाल समझा रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इफ 1 मोल ऑफ A एंड 4 मोल्स ऑफ B, पहले के A मोल थे, B के 4 मोल थे, दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाया गया। तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है पहले, वो आता है 540 mm Hg। क्लियर? फिर क्या कहता है वो कि उसी सॉल्यूशन में B का 1 मोल और मिला दिया। तो जब उसी सॉल्यूशन में B का 1 मोल और मिला दिया, राइट, तो A के तो 1 मोल थे, एक ही रहेंगे। B के पहले 4 मोल थे, जब 1 मोल और मिला दिया तो B के हो गए 5 मोल। तो वो कहता है कि जैसे ही B का 1 मोल और मिला दिया, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 8 mm Hg से बढ़ गया। पहले 540 था, 8 से बढ़ गया, यानी कि हो गया 548 mm Hg। क्लियर? दो सिचुएशन है, आपसे PA0 PB0 पूछा है, दो इक्वेशन दो अननोन, हिंट दिया मैंने, दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, शानदार जवाब। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया दोनों पार्ट को, उसका नाम है मोहम्मद सकलेन। एक एक पार्ट का आंसर दिया बच्चों ने, बट मैं दोनों पार्ट का, श्वेता ने सबसे पहले एक पार्ट का सही आंसर दिया, बट दोनों पार्ट का आंसर जिस बच्चे ने दिया मोहम्मद सकलेन। आशुतोष व्यास, उसके बाद कुशल मंगल, वेल डन। बेहद ही आसान सवाल, दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन आप सबके सामने स्क्रीन पर, अगर सॉल्व करने की आवश्यकता हो तो बता दे। मैंने सवाल आपको पहले ही समझा दिया, मैंने कहा दो इक्वेशन बनाना है, तो पहले XA 1/5 XB, ये पहले की सिचुएशन है। पहले की सिचुएशन में A के 1 मोल है, B के 4 मोल है, तो ऑब्वियसली 1/5 4/5, PT बराबर PA0 XA PB0 XB, वैल्यू को रखा, और पहले का प्रेशर दे रखा है 540, 5 से मल्टीप्लाई किया, आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई। दूसरी सिचुएशन में सवाल कह रहा है कि अभी उसमें हमने B का 1 मोल और मिला दिया, तो जैसे B का 1 मोल और मिला दिया तो B के 5 मोल हो गए, A के 1 मोल, तो मोल फ्रैक्शन हो गया 1/6 5/6। फिर से PT लिखो, फिर से इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो, आपके सामने P और PB0 की वैल्यू आ गई।
अप्रोच में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मान सकता हूं अभी कुछ बच्चों को दोनों इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, जो खुद से सॉल्व कर रहे हैं बिना कैलकुलेटर के। बाकी अप्रोच, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बता दो, बता दो। क्या बात है। अगला सवाल आप सबके सामने थ्रो करूं क्या? अगला सवाल, अगला सवाल आप सबके सामने रेडी है क्या? स्क्रीन पर मैं सवाल समझा देता हूं। अ सॉल्यूशन हैज टू लिक्विड, जो लोग सॉल्व करते रहे। जिन बच्चों को सवाल नहीं दिख रहा है या नहीं, उनको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अ सॉल्यूशन हैज टू लिक्विड, एक सॉल्यूशन है, उसमें दो लिक्विड है, एक है ए, दूसरा है बी। ओके। वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, है ना। ए और बी का हमें वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का दे रखा है, यानी कि पीए नॉट और पीबी नॉट दे रखा है। पीए नॉट दे रखा है 80 एमएमएचजी, पीबी नॉट दे रखा है, सॉरी एटीएम, पीए नॉट दे रखा है 80 एटीएम, पीबी नॉट है 120 120 एटीएम। देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इफ इनिशियली इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर टेकन। दोनों के इक्वल मोल है, तो ए के भी 1 मोल ले लो, बी के भी 1 मोल ले लो। तो पहले x से कितने हो जाएगा? 0.5। पहले x भी कितना हो जाएगा? 0.5। पर सवाल आपसे x से x भी नहीं पूछा है, सवाल आपसे y b पूछा है। यार ये तो हद आसान है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ya बराबर पी अपॉन पीटी, yb बराबर पीबी अपॉन पीटी, ya बराबर पी अपॉन पीटी, yb बराबर पी। मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, और जिस बच्चे ने इस सवाल का सबसे पहले सही आंसर दिया है उसका नाम है, बहुत सारे बच्चों ने दिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल डन। उसका नाम है शुभजीत सील, प्रतिभा साहू, कुशल मंगल। आप कुछ और कर रहे थे बेटा? ऑलराइट। सॉल्यूशन आपके सामने है। किसी बच्चे को डाउट हो रेज योर हैंड, किसी बच्चे को डाउट हो रेज योर हैंड। बहुत अच्छे हो गए हम लोग यार, मतलब इतने अच्छे कैसे हो गए? अरे सवाल आपसे बन जाते हैं, डाउट नहीं आते हैं। अपडेट हो गए, ओके। क्या बात है, शानदार। एक और सवाल कर ले क्या? एक और सवाल कर ले। हाँ, एक आ गया, दूसरा तो यार वाई ए आ गया, तो वाई भी तो बच्चे को भी बन जाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा सर? क्यों नहीं बनेगा भाई? वाई ए प्लस वाई बी बराबर 1। तो वाई ए है 0.4, तो वाई बी कितना होगा? 1 माइनस 0.4, बोले तो 0.6। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, बढ़िया सवाल है। इक्वल मोल बोला था ना, इक्वल मोल, तो इक्वल मोल में 1 1 ले लिया, तो 1/2 1/2। मोल फ्रैक्शन क्या? मोल अपॉन टोटल मोल। तो एक का एक मोल है, एक का एक मोल, टोटल कितना हो गया? 2 मोल, तो 1/2 1/2। समझ में आया क्या? रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट इज 1:2। एग्जाम का सवाल है। एंड रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो 1:2। देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई ए पूछा है भाई, कितना आसान है। वेपर प्रेशर का रेशियो दे रखा है, मोल का भी रेशियो दे रखा है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वाई ए पूछा है।
बहुत अच्छे। YA बराबर PA अपॉन PT, रेशियो जहां होता वहां x मान लो, जहां रेशियो वहां x मान लो, आसान हो जाएगा। जैसा, चलिए जिन बच्चों डाउट है, जैसा मैंने आपको सिखाया था XA अपॉन XB इक्वल टू NA अपॉन NB, मैंने कहा ये जो मोल का रेशियो होता है वही मोल है ना। इन द सेम वे यहां मोल का रेशियो, एक सिचुएशन मानो ना जब वही मोल है भाई, Na बाई NB अगर 1:2 है तो ऐसा मान लो ना वो सिचुएशन जब Na 1 है जब NB 2 है, क्योंकि उस केस में जो वेपर प्रेशर है वही किसी और में भी होगा, रेशियो होना चाहिए, तो उसे आप मान लो। जैसे उसने कहा प्योर स्टेट का ये वेपर प्रेशर है, उसे आप मान लो, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। आप सबके सामने स्क्रीन पर आंसर है और इस सवाल का जो आंसर है वो है 0.2। आ गया क्या? जिसने सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है, नाम बताऊं क्या? बताऊं क्या नाम? उसका नाम है आयुषी गुप्ता। आयुषी ने सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया, हाँ आयुषी ने। ऑलराइट, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। ओके, अभी टाइम भी हो चुका है, चलो एक और कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो मैंने होमवर्क दिया है और आप कर लो। अभी जो हमने बेटा वेपर प्रेशर निकाला, अच्छा नेक्स्ट क्लास में कर लें ऐसा, चलिए ठीक है, तो आपको मैं हैंड आउट दे दूं। एक छोटा सा कंसेप्ट है, देख लो इसे, छोटा सा कंसेप्ट है, मेरे पास टाइम है, अपने पास अभी टाइम है 5-7 मिनट है ना, छोटा सा। चलो अभी हम जो कंसेप्ट लेके चल रहे थे बच्चों वो था लिक्विड लिक्विड का। अभी अपने पास सॉलिड लिक्विड है। कैसा है? सॉलिड लिक्विड मतलब एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। तो एक सॉलिड है मतलब नॉन वोलेटाइल है। इन जनरल, मैंने ऑलवेज नहीं बोला, इन जनरल जो सॉलिड होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं इन जनरल। तो जब तक सवाल नहीं बोले आप उसे नॉन वोलेटाइल ही लेके चलेंगे। मतलब अभी तक क्या हुआ करता था कि कंटेनर में ए भी था बी भी था, ऊपर ए का भी मॉलिक्यूल आता था, ऊपर बी का भी मॉलिक्यूल आता था, पर अभी जो सॉल्यूट है, जो बी है, जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो ऑब्वियस सी बात है जब एक नॉन वोलेटाइल है तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं जो नॉन वोलेटाइल है क्या वो वेपर फॉर्म में जाएगा? जो नॉन वोलेटाइल है क्या वो वेपर फॉर्म में जाएगा? नहीं। जब वो वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा तो क्या उसका वेपर प्रेशर आएगा? नहीं। यानी कि अब जो वेपर प्रेशर आएगा केवल एक ही वजह से आएगा। हाँ, तो कैसे निकाले? फिर चलते हैं राउल्ट्स लॉ के पास। राउल्ट साहब ने कहा कि अभी जो वेपर प्रेशर आएगा, राइट, केवल सॉल्वेंट की वजह से आएगा। उसे मैं डायग्राम से समझते हैं। हमारे सामने जो डायग्राम है उसमें आप देखो ब्लू कलर की बॉल्स बनी हुई है ना, ब्लू मतलब ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। इसमें हमने रेड कलर की बॉल यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड कर दिया। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल है वो सरफेस पर आ जाते हैं। मतलब पहले इतने सरफेस से इतने सारे मॉलिक्यूल जा रहे थे, अब वहीं पर कुछ कुछ सरफेस में वो रेड बॉल आ गई। तो उन उन सरफेस में जहां पर रेड बॉल आ गई है वहां से अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाएंगे। नंबर 1 कंसेप्ट, जो वेपर प्रेशर है वो केवल ब्लू बॉल की वजह से आएगा, वो केवल वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से आएगा। कंसेप्ट नंबर 2, जितनी ब्लू बॉल पहले थी उतनी ब्लू बॉल अभी नहीं है। मतलब जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने से यहां पर जो ब्लू बॉल्स हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उतने नहीं हैं, यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो भी घट जाएगा। बच्चों कंसेप्ट नंबर 1, वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा? ओनली वोलेटाइल कंपोनेंट। कंसेप्ट नंबर 2, क्या वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा है
वो प्योर के जैसा होगा कि प्योर से कम होगा? प्योर से कम होगा। प्योर से कम क्यों होगा? प्योर से कम इसलिए होता है क्योंकि उस सरफेस में जहां से पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा रहे थे ऊपर, अब उतना नहीं अवेलेबल रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे, एस्केपिंग टेंडेंसी उतनी नहीं रहेगी, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। मतलब वेपर प्रेशर में लोवरिंग हो जाती है। वेपर प्रेशर में लोवरिंग होती है, ये एक फैक्ट है। वेपर प्रेशर कितना होता है, अब सवाल ये है। जैसे ही वेपर प्रेशर कैलकुलेशन में चलते हैं तो हम चलते हैं राउल्ट्स लॉ के पास। राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बनाया था। अब ऐसा इमेजिन करो, इसमें से एक कंपोनेंट वोलेटाइल नहीं है। जब वोलेटाइल नहीं है तो पीबी नॉट जीरो है। पीबी नॉट जीरो है तो जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट इंटू एक्स होगा। मतलब जैसा फॉर्मूला था वही है, बस अब एक कंपोनेंट के फॉर्म में है, पीएस बराबर पी नॉट इंटू एक्स। सर ए ही क्यों लिया? क्योंकि हम ए को वोलेटाइल मान के चल रहे हैं, बी होगा कल को तो पीबी नॉट इंटू एक्स। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो पीएस वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाए तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, y बराबर mx प्लस 0, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इज दिस क्लियर? तो हमारे सामने अब दोनों ही सिचुएशन का वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। प्योर हो तो पीए नॉट पीबी नॉट, प्योर नहीं है, लिक्विड लिक्विड है तो पीए प्लस पीबी। अगर नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल वाले का वेपर प्रेशर नहीं आएगा, वेपर फेज में निकालने का वाई वाई बी। हमने कुछ सवाल किए, ये सिलसिला नेक्स्ट क्लास में चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको क्लास का हैंडआउट दे देता हूं। लिंक वही है बेटा जो पुरानी है। बिल्कुल मोहित बेटा, पुरानी लिंक पर ही सब कुछ मिल जाएगा, है ना? आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से भी आप आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबके सामने अभी पॉपअप आ गया होगा, पॉपअप की मदद से भी आज की क्लास के हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट की तैयारी अभी शुरू कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी को पढ़ते रहें,